आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। दिल्ली में विपक्षी दलों की गतिविधियां बड़ी तेज हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की तैयारियों के लिए दिल्ली पहुंच गए। नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचने के साथ ही कांग्रेस के सांसद और सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी, जिन्हें हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सक्रिय होते दिख रहे हैं, उनसे मुलाकात भी की है। तस्वीरें अभी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात राहुल गांधी के घर पर हुई है। दोनों ने हाथ मिलाकर बातचीत की। मुस्कुराहट चेहरे की जबरदस्त है और यह मुस्कुराहट कई राज भी लिए बैठी है। हालांकि नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद कुछ भी कहने से मना कर दिया। पत्रकारों ने कई सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं किया, हाथ जोड़ लिया। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के साथ 40 मिनट से भी ज्यादा वक्त गुजारा, बातचीत की। लेकिन इससे पहले एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप प्रधानमंत्री का चेहरा हैं, क्या आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हैं, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्ष के एकजुट चेहरा होंगे, क्या आप विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा पहले ये देख लीजिए, फिर राहुल गांधी की मुलाकात और उसके साथ साथ तमाम अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, सब एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनना करेंगे। आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है, कोई जिसको बोलता है। तो क्या भूमिका में रहेंगे नीतीश जी? हमारी न कोई इच्छा है न मेरी कोई आकांक्षा, उसे मत बोलिए। मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात तो स्पष्टता से मैं आपको कह सकता हूं, जब भी उनसे यह पूछा जाता है कि क्या इस पद के लिए आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्या यह पद आपको मिलने वाला है, तो उस पर नीतीश कुमार जी का हमेशा यह कहना होता है, ना मुझे उम्मीद है, ना मैं किसी पद और ओहदे के लालच में कुछ कर रहा हूं। लेकिन जब पद उन्हें मिलता है तो उसे स्वीकार भी करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज देवगौड़ा से भी मुलाकात की, जेडीएस के नेता हैं, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने आज, जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी से भी मुलाकात। इन सभी मुलाकातों का एक लंबा खाका भी सामने आ सकता है। बहुत जल्द बताया जा रहा है कि कल ही नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने जा रहे हैं और उसके साथ ही शरद पवार से भी उनकी मुलाकात शेड्यूल्ड है। शरद पवार अभी दिल्ली में है नहीं, लेकिन यह अभी पता नहीं है कि वो कब मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार क्या वाकई में विपक्ष के संयुक्त चेहरे के तौर पर सामने हो सकते हैं? यह बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इसे लेकर हर तरह की अटकलें सामने हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचकर नीतीश कुमार ने कहा कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके तमाम अन्य मुलाकात के जो प्लान है वो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। उनका प्लान, जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी उनकी मुलाकात होनी बाकी है। शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष और मुखिया हैं, उनसे उनकी मुलाकात होनी बाकी है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे मुलाकात होगी। वामपंथी दलों के मुखिया के तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, सीपीएम के संयोजक के तौर पर सीताराम येचुरी से उनकी मुलाकात बाकी है। सीपीआई के डी राजा से उनकी मुलाकात बाकी है और कुमारस्वामी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, जेडीएस की। यह हमने अभी आपको बताया है। तो ये तमाम नेता हैं जिनसे उनकी मुलाकात होगी। नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। मुलाकातों का दौर रहेगा, अटकलों का दौर उससे भी कहीं ज्यादा आते हुए दिखाई देगा। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार वाकई में विपक्ष के संयुक्त चेहरे के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं? अगर उनकी बाइट देखें, उन्होंने जो कहा एयरपोर्ट पर दिल्ली पर, वो देखिए तो ऐसा लगता नहीं। लेकिन जैसे ही बिहार में सरकार बनी, उसके बाद से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिशें भी सामने आती हुई दिखाई। जैसे कि आपने देखा, आरजेडी के साथ हाथ मिलाया तो तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई, नीतीश बाबू को तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। उसके बाद बिहार में ही उनकी मुलाकात केसीआर से होती है। केसीआर के साथ बैठकर उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातों पर छोटी मोटी इधर उधर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई देती है जब नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा होती है। लेकिन उसके बाद एक मुलाकात ये रही और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां पर 7 दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी और कोशिश यह है कि एक समग्र विपक्ष तैयार किया जाए जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार के साथ लोहा ले सके और इसके साथ साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के मुकाबले कोई ना कोई और खड़ा होता दिखे। नीतीश कुमार और उनके साथ जो तमाम लोग हैं, उन्होंने क्या क्या किया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2019 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर रहते हुए भी चाहते थे कि उन्हें देश में ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। तो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें जो विपक्षी दल जो आज जिनसे मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार की, उनके वोट शेयर को आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए 37.7%। यह भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा के चुनाव में था। जेडीएस का वोट शेयर 1.5%, जेडीयू 1.5%, कांग्रेस 19.5%, एनसीपी 1.4%, एसपी 2.6%, आम आदमी पार्टी 0.4%। तो इस तरह से अगर आप देखें, सीपीएम 1.8% और सीपीआई 0.6%। कुल मिलाकर अगर पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया जाए तो 25% भी नहीं बैठता है वोट शेयर 2019 में। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई थी, 32% वोट शेयर बैठता है। जबकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छे परसेंटेज 37% के आसपास है, यानी कि 5% का वोट शेयर है। अलग है अगर हम आज के डेट में बात करें तो। ऐसे में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है तो एक मोर्चा तो तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इस मोर्चे में विपक्ष के नेता के तौर पर क्या एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट कर पाना इतना आसान होगा? अब जरा इसमें देखिए कहां कहां दुविधा आएगी। दिल्ली में कल ही कांग्रेस ने महंगाई रैली की, अपने दम को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया और उसके साथ साथ यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस अपने आप को विपक्ष के तौर पर आगे रख रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई और नेता भी हैं जो अपने आप को एक कैंपेन के तौर पर सामने रख चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर। अरविंद केजरीवाल इंडिया नंबर 1 का कैंपेन शुरू कर चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी रखते हैं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी नए मोर्चे की कवायद खुद कर चुकी हैं, शुरुआत कर चुकी हैं और वो चाहती हैं कि एक अलग मोर्चा बने, लेकिन हाल फिलहाल उनका बहुत प्रेम दिखने लगा है आरएसएस के प्रति। तो क्या वाकई में वो भी दिखाई देंगे इस मोर्चे में विपक्ष के? केसीआर का कहना है कि कांग्रेस को इस पूरे मोर्चे से बाहर रखना चाहिए। अगर कांग्रेस को बाहर रख दिया तो जिस पार्टी ने लगभग 19% का वोट शेयर 2019 में हासिल किया था, वो पार्टी बाहर निकल जाएगी। तो 32% में से 19% बाहर निकाल दीजिए, विपक्ष की एकता कहां रह गई? आप खुद ही देख सकते हैं। तो 2024 के दंगल के लिए मोदी को दिल्ली से हटाने के बारे में विपक्षी एकता जो दिखाई दे रही है, उसमें अलग अलग चीजें दिखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कोशिश को आज आप जो देख रहे हैं 2022 में, इसके ओरिजिन को आप देखें तो 2018 में सबसे पहले दिखाई देता है। 2018 में ममता बनर्जी ने कोशिश की थी कि एक सर्वदलीय एकता बनाई जाए। 21 दलों को उन्होंने साथ बुलाया था, बैठक की थी 2021 में। उसके बाद शरद पवार ने कोशिश की कि सब लोग एकजुट हो जाएं। 2022 में प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दोबारा सर्वदल एकता बनाने की कोशिश की और विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो विपक्षी एकता कैसी थी आपने देखा, और खुद ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी एकता को कैसे तार तार किया, यह भी हम सब लोगों ने देखा। तो जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि नीतीश कुमार अपनी तरफ से कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष एकजुट होने से पहले ही तार तार है। इस तार तार विपक्ष को एक तारतम्य के साथ जोड़ लेना नीतीश कुमार के लिए आसान है या टेढ़ी खीर, ये तो जनता बताएगी और तय करेगी 2024 में। लेकिन जब आप 2024 की बात करते हैं तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान कोई कैसे भूल सकता है? इस बयान को देखिए, समीक्षा करते हैं। मोदी जी गए 20 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। मजे की बात है कि फिर भी जनता उनसे अभी तक ऊबी नहीं है। बल्कि विश्लेषक यह कहते हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भाई जिसको सोचना हो वो 2029 के बाद सोचे, 2024 को तो सोचनी नहीं चाहिए। यह मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कह रहा हूं। यही उनका विलक्षण व्यक्तित्व और सांगठनिक कौशल है। तो आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना क्या है कि भाई 2024 तो आप भूल ही जाइए, आप बात कीजिए 2029 की, तैयारी कीजिए 2029 की। अब 2024 के लिए
विपक्षी जो एकता का एक संग्राम शुरू हुआ है, ये संग्राम अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा, ये तो जनादेश पर निर्भर करता है। और 2024 में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से जनता का रुझान होगा, ये सामने दिखाई देगा। लेकिन अभी 2022 में जो विपक्षी एकता की बात होती है, तो उसमें विपक्षी विभाजन बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। अभी हमने आपको बताया कैसे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट का चुनाव, सभी क्षेत्रीय दलों में आपसी अनबन, कांग्रेस के साथ सहयोग और परस्पर विरोध, ये तमाम बातें हैं जो विपक्ष को एकजुट होने से अलग करती हैं, परहेज दिलाती हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्या वाकई में लोगों को एकजुट कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, नवीन पटनायक, उसके साथ साथ सोरेन, अगर आप चलें आंध्र में तो वहां पर वहां के मुख्यमंत्री, ये तमाम लोग, उसके साथ साथ स्टालिन जो कि अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये सब लोग क्या एकजुट होकर अपने वोट शेयर को बता पाएंगे? अभी तो दूर की कौड़ी लगती है, और ये दूर की कौड़ी बहुत सुहानी नहीं हो सकती। और ये अभी आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देवगौड़ा से उनकी मुलाकात हुई है नीतीश कुमार जी की, वहां से उनकी गाड़ी बाहर निकल रही है। काफी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहेंगे अभी नीतीश कुमार जी अगले 2 दिन तक, जब वो दिल्ली में हैं। ये आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देवगौड़ा के घर से वो बाहर निकले हैं और नीतीश कुमार जी। लेकिन क्या नीतीश कुमार जी वाकई में विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बन पाएंगे? कुछ वक्त में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं उस आधी आबादी की जिसके ऊपर हो रहे अपराध के बारे में कई बार चर्चाएं होती हैं, गोष्ठी होती है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। हम बात कर रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की, जो 2021 की है, अब वो सामने आ चुकी है। इसमें से कुछ एक तथ्य बहुत बड़े हैं। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो यह है कि देश में अपराध में कमी आई है। जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, खास करके महिलाओं के खिलाफ, उसमें 7.6% की कमी आई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीते साल 5 लाख केस कम दर्ज हुए हैं 2020 के मुकाबले। आईपीसी की क्राइम सेल ने जो मामले दर्ज किए हैं उसमें 13.9% की कमी आई है। और उसके साथ साथ जो क्राइम केस है, जो एसएलएल है, उसमें भी 3.7% की कमी आई है। कम से कम ये तो ढाढ़स बंधाता है कि महिलाओं के प्रति हमारे देश में अपराध में कमी आ रही है। लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या ये आंकड़े वाकई में सही हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो 2020 में महिलाओं के प्रति जो अपराध हुआ था वो 15.30% की बढ़ोतरी के साथ था। जी हाँ, ये देखिए, हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैसे महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा है। 2021 में 4,28,000 ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं, और केसेस जो दर्ज किए गए हैं वो मात्र 278 हैं। जी, ये बात देखने वाली है। इसमें से जो बलात्कार के मामले हैं वो 7.4% हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बातें निकल कर आ रही हैं। तो हम आपको 2020 के ये आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां पर 3,71,000 केसेस दर्ज किए गए थे, पूरे मामले सामने आए। लेकिन जो मामले दर्ज किए गए वो सिर्फ 494 थे। तो रेप के मामले जो दर्ज किए गए वो सिर्फ 7.4% थे। ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि देश में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक सोच लगातार बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म के आंकड़े हैं उनको भी देखना बहुत आवश्यक है। 2021 में रेप के 31,677 केस दर्ज किए गए, यानी रोजाना देश में 86 रेप के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिसको अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन करें तो हर घंटे में हिंदुस्तान में 3 बलात्कार के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे कितने मामले जो दर्ज नहीं हो पा रहे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। साथ साथ हर 20 मिनट में एक रेप दर्ज किया जा रहा है। हर 74 सेकंड में महिला के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है।
2020 के मुकाबले दुष्कर्म के मामलों में 13% का इजाफा हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराध की यह तस्वीर पूरे देश पर है। लेकिन जब राज्यभर इस आंकड़े को हम देखते हैं तो थोड़ी बहुत कहानी बदलती हुई दिखाई देती है। अब वो कैसे बदल रही जरा आप देखिए। राज्यों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आंकड़े आपके सामने। 2021 में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के केस दर्ज किए गए, ये बात एनसीआरबी कह रही है। 2021 में 6,337 रेप राजस्थान में दर्ज किए गए। 4,885 केसेस महिलाओं के ऊपर थे जिनमें अपराध के ऊपर दर्ज किए गए और 1,452 केसेस नाबालिग के साथ बलात्कार के दर्ज किए गए। राजस्थान में जो रेप के केसेस दर्ज किए गए वो पूरे देश भर में रेप के मामलों के 20% के आंकड़े के बराबर है। राजस्थान के बाद महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले जो सामने आते हैं वो मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है, जिसमें रेप के मामले 2,947 सामने हुए, जिसमें 18 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाएं ज्यादातर हैं। यहां पर कोई भी नाबालिग के मामले में रेप की बात सामने नहीं आई और यही चीज अब राजस्थान सरकार को खली। तो राजस्थान सरकार ने अब इस पर मध्य प्रदेश के तमाम आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर ही हमला बोल दिया है। और वो कैसे बोला? उनका यह कहना है कि राजस्थान में जो केसेस दर्ज किए गए हैं उसको जब आप एकजुट करके दिखाते हैं तो महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध ज्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में, खास करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं उनको अलग अलग सब हेड में दिखाया जा रहा है। इसलिए अगर आप सामूहिक तौर पर देखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि राजस्थान 7वें नंबर पर है। यह राजस्थान की सरकार का कहना है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेप के 2,845 मामले सामने आए हैं। इनमें से 256 केसेस नाबालिगों के साथ हैं, बाकी महिलाओं के साथ हैं। ये जो ब्रेकडाउन है जो अभी हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, यहां पर इसी ब्रेकडाउन को लेकर बात सामने कही जा रही है, जिस पर राजस्थान सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। अब इसके साथ साथ चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र में भी 2,496 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें नाबालिगों के साथ 28 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, बाकी महिलाओं के साथ। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार हमारे देश में जब इस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं तो क्या इसका सरमाया निकाला जाए? अगर आप देखें तो बीते साल के मुकाबले यानी कि 2020 के मुकाबले 2021 में आपराधिक मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है, खास करके महिलाओं के ऊपर। और इसके पीछे जो बदलती हुई मानसिकता है वो सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जा रही है। अब इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो समाजशास्त्री ये कहते हैं कि आज डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म पर जो तमाम कंटेंट अवेलेबल है वो कंटेंट इतना विभत्स है कि लोगों की मानसिकता कुलसित हो रही है। इस तरह के बहुत अडल्ट कंटेंट हैं जो कि आज उपलब्ध हैं डिजिटली और सबके हाथ में आज मोबाइल फोन है। लोगों की मानसिक प्रवृत्ति बदल रही है क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो कि हम सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं देख सकते वो सामने प्रदर्शित किए जाते हैं। इस सभी पूरे मामले पर मनोवैज्ञानिक के साथ साथ समाजशास्त्री भी कहते हैं कि पूरे समाज को एक साथ आना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह के मामले नहीं रुक सकते और सावधानी बरतनी पड़ेगी। आमतौर पर सामाजिक तौर पर यह माना जाता है कि अपने आप को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी महिलाओं की है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी माताओं की है, बहनों की है। अगर माताएं और बहनें अपने घर के लड़कों से यह कहना शुरू कर दें कि आप किस नजरिए से बाहर महिलाओं को देखते हैं और क्या वो सही है, तो अपने आप में सवाल खड़े हो जाएंगे और इसके साथ साथ बलात्कार जैसे अपराध पर नकेल कसी जा सकेगी। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सियासत बहुत तेज चल रही है। राजस्थान के डीजीपी ने जो आंकड़े एनसीआरबी के हैं उनको सिरे से खारिज करते हुए उन्हें गलत करार दिया है। देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। और जो अभी महिला अत्याचारों की बात की जा रही है कि हम रेप में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो एनसीआरबी के आंकड़े जो दिखाए गए हैं उसमें राजस्थान के जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें माइनर बालिकाओं की और मेजर की
दोनों का क्लब है, दूसरे स्टेट्स का जो है दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से ये गलती हो रखी है वहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन का अपना अपना तरीका होता है। तो ये आपने देखा, राजस्थान सरकार लगातार अपना बचाव कर रही है और खास करके जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस पूरे मामले पर आकर अपनी बात को रखते हैं तो फिर आपको इस बात को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि नेता लोग हमारे राजनीति के अंदर कि पहले भगा देते थे थानों से लोगों को, एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी, कई लोग तो जाते नहीं थाने के अंदर, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। उस माहौल को हमने ठीक किया है। और यहाँ वेलकम क्या होता है तो हमारी बदतमीजी होती है, तो आधा फर्क उससे पड़ जाता है। माहौल बदल रहा थानों के अंदर भी, कंपल्सरी एफआईआर करना बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। तो गहलोत सरकार अपना बचाव कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन मोटी बात क्या निकल कर आती है? मोटी बात निकल कर यह आती है कि एक सामाजिक विकृति है, इस मानसिकता को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हर किसी को साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। अपराध अपने आप में अपराध है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई राज्य आगे है, कोई राज्य पीछे है, लेकिन मूल बात यह है कि महिलाओं के प्रति हो रहे देश में अपराध की वृद्धि इतनी बड़ी संख्या में है कि अपने आप में कई सारी सामाजिक दुश्वारियों को हमारे सामने रखती है। आज की तीसरी बड़ी खबर जो कि कश्मीर की सियासत से जुड़ी है, अब आपके सामने रखते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, अब वो जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी के साथ एक सियासत की नई अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उन्होंने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन भी किया और अपनी आवाज को बुलंद भी की, पार्टी की एक नई आवाज भी सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कहा क्या अपनी तमाम रैलियों में। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, एसएमएस पे है, और इसीलिए जमीन से कांग्रेस गायब हो गई। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें जमीन नसीब करे, उन्हें ट्वीट नसीब करे, दोनों को। वो ट्वीट में खुश रहे और हम मेहनत मजदूरी अपने भाइयों के साथ सड़कों, खेत, खलियानों में। गुलाम नबी आज़ाद ने लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, अपनी पार्टी के लिए लोगों की सहमति को एकत्रित करने के लिए बहुत सारी बातें की और बहुत अच्छी भीड़ भी जुटी। एक अच्छी भीड़ थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी तक जो राजनीति का आंकड़ा है ना, वो बहुत अलग कहानी कहता है। भीड़ अच्छी आती है, लेकिन क्या भीड़ वोट में तब्दील हो जाती है? क्या बड़ी संख्या में लोगों का रैली में आ जाना अपने आप में सूचक होता है इस बात का कि किसी नेता या किसी राजनीतिक दल को जन समर्थन मिल रहा है? कई बार ऐसा होता है कि लोग पहुंचते हैं रैलियों में, कई सम्मेलनों में, लेकिन बस कौतूहलवश। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है। अगर हम पिछले विधानसभा के आधार पर देखें तो जम्मू कश्मीर में 37, खास करके जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें थीं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 37 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। कश्मीर वैली में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। यह हम आपको बता रहे हैं विधानसभा के आंकड़े। और जबकि 2019 के लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की दोनों सीटों पर अपना कब्जा किया था और जम्मू कश्मीर में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46.4% का वोट शेयर मिला था। तो अब आप ये सोचिए कि जब हम भारतीय जनता पार्टी की इकलौती बात कर रहे हैं तो जम्मू क्षेत्र में लगभग 45% से ऊपर वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो अगर आज बदले हुए परिवेश में 2019 के बाद के बदले हुए जम्मू कश्मीर में जम्मू क्षेत्र की बात करें तो यह शायद अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काफी दबदबा है। अब जरा बात कर लेते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दो रीजनल पार्टीज हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसके अलावा और छोटे दल भी हैं जो अपनी वजूद की लड़ाई कश्मीर घाटी में लड़ रहे हैं। 2014 में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली थी। जबकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो पीडीपी को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी
और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 लोकसभा की सीटें जीती थी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां पर वर्चस्व दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि अगर हम जम्मू की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा काफी दिखाई देता है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों क्षेत्रीय पार्टी हैं, उसका काफी दबदबा दिखाई देता है और छोटे छोटे राजनीतिक दल भी हैं। अब ऐसे में गुलाम नबी आजाद साहब एक नई पार्टी लेकर जनता के बीच में उतर जाते हैं, तो क्या वो सामंजस्य बना पाएंगे? क्या वो अपने आप को घाटी में एक बड़े और प्रखर नेता के तौर पर प्रस्तुत कर पाएंगे? उनकी खुद की अपने वजूद के अलावा क्या उनके पास ऐसा पूरा एक पार्टी तंत्र होगा जिसके आधार पर वो अपनी राजनीति आगे बढ़ा पाएंगे? कश्मीर घाटी में गुलाम नबी आजाद का जनाधार न के बराबर है। जम्मू में भी जनाधार उनका बहुत कम है। गुलाम नबी आजाद को भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तौर पर बहुत सारे लोग अब देखने लगे हैं और गुलाम नबी आजाद बहुत ज्यादा वक्त तक दिल्ली में ही रह चुके हैं, हम सब जानते हैं। 1999 के मुश्किल वक्त में भी जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद नहीं थे, वहां से नदारत थे। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार के मुद्दे पर उन्होंने अपनी टिप्पणी कभी नहीं की। जमीन हस्तांतरण के मुद्दे पर 100 लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर भी वो चुप रहे थे। गुलाम नबी आजाद ने कोंकण पोषकर पर भी अपनी बातचीत कभी सामने नहीं रखी। गुलाम नबी आजाद आज तक जम्मू कश्मीर में हुई मासूम लोगों की मृत्यु पर भी आंसू बहाने नहीं पहुंचे, जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पर आप पीडीपी के नेता को देखते हैं, महबूबा मुफ्ती को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखते हैं जब वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर, लोगों की शहादत पर मौजूद रहती है और लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसे में अब सवाल यह उठने लगा है कि आखिरकार गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में करेंगे तो क्या करेंगे? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर रह जाएंगे? क्या उनके ऊपर कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप फलित होता हुआ दिखाई देगा कि जिस तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर रह गए थे, वैसे ही ये भी बी टीम बनकर रह जाएंगे? अब देखिए, चुनाव खत्म हो गया पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कोई याद नहीं कर रहा। तो क्या गुलाम नबी आजाद का राजनीतिक सफर दरअसल वोट के बंटवारे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होगा? क्या वो एक वोट कटवा राजनीतिज्ञ साबित हो गया? ये बातें हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि गुलाम नबी आजाद ने बहुत बड़ी जनसंख्या सामने रखी, लोगों से बातचीत की, संवाद किया, लेकिन वोट भीड़ से आ जाए ये अभी तक होता दिखा नहीं है। गुलाम नबी आजाद को भी शायद बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो अपने आप को जम्मू कश्मीर में रेलेवेंट बना सके। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बन रही है हमारे साथ, खबरें जारी है।